हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा फटाफट रिवीजन की एक पूरी सीरीज हम लोगों ने चला रखी है और इसमें लगभग आपका पूरा हरियाणा का हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में, और साथ में आपको बहुत सारी एडिशनल जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। तो आज उसी सीरीज की ये वीडियो नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 कहें या क्लास नंबर 4 कहें, यह वह रहेगी। तो अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखे तो आप उनको भी देख लीजिएगा, लेकिन पहले अब इस वीडियो पर आए हो तो इसी को देख लो। सबसे पहला प्रश्न, भीमसेन सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो इसकी आपको डेट मिलेगी 1 अक्टूबर 1949। अगर 1 अक्टूबर ना मिले तो आपको 2 अक्टूबर 1949 मिलेगी। तो यह डेट थी 1 अक्टूबर 1949। अच्छा, ये भीमसेन सच्चर फॉर्मूला किस वजह से लागू किया गया था? तो देखिए, जब हरियाणा को पंजाब से अलग करना था तो सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि किस आधार पर उसको अलग करना है। तो भाषा के आधार पर करना है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसको समझ नहीं पा रहे थे, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे। तो उसी के रिगार्डिंग एक भीमसेन सच्चर फॉर्मूला 1949 में लागू होता है और यही बताता है कि चलिए एक तरफ हिंदी क्षेत्र होगा और एक तरफ पंजाबी क्षेत्र होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग उसको नहीं मानते, तो यह फॉर्मूला फेल हो जाता है। डेट याद रख लीजिएगा, जो भीमसेन है तो उस टाइम पर ये पंजाब के, क्योंकि हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था, तो उस टाइम पे ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इस फॉर्मूला को लागू किया गया था, क्योंकि उन्होंने ही आदेश दिए थे, इतना पता होना चाहिए। चलिए, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा का कितना क्षेत्र आता है? तो 57% हिस्सा है किसका, हरियाणा का। किसके अंदर? दिल्ली एनसीआर के अंदर। देखिए, एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि आपका राष्ट्रीय क्षेत्र राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यह होती है इसकी फुल फॉर्म। देखिए, 1991 में दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। 1991 में 69वां संविधान संशोधन भी हुआ था। तो अगर हम आज बात करते हैं तो एनसीआर के अंदर कुल मिलाकर 24 जिले आते हैं। तो 24 में से 14 जिले हरियाणा के हैं, 8 जिले यूपी के और 2 जिले आपके राजस्थान के आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 3 स्टेट लगती हैं, या 3 स्टेट के क्षेत्र आता है किसके अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा का क्षेत्र आता है और हरियाणा का भी 57% हिस्सा आता है। इतनी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से घेरता है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। बाबा फरीद के नाम पर किस नगर का नाम पड़ा? देखिए, बाबा फरीद, तो फरीद से बन गया फरीदाबाद। तो फरीदाबाद का जो नाम है वह बाबा फरीद के नाम पर पड़ा है। फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 1979 में। अगर फतेहाबाद की पूछ ले जाए तो आप इसको उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि 1997। तो 2 डेट्स हैं और दोनों के नाम एक जैसे हैं। हरियाणा की स्पेशली बात करूं तो फरीदाबाद की स्थापना होती है 1979 में। अच्छा, जो आपकी अरावली रेंज है वह नीचे से है, मतलब दक्षिणी हरियाणा में है। तो फरीदाबाद के अंदर क्या है, उस अरावली रेंज का गोल्फ मैदान है, यह काफ़ी बार पूछा गया है। महिंद्रा ट्रैक्टर के लिए भी फरीदाबाद काफ़ी फेमस है। औद्योगिक नगरी किसको बोलते हैं? फरीदाबाद को बोलते हैं। और फरीदाबाद के अंदर एक झील भी है आपकी, भड़कल झील। भड़कल झील, देखिए, जब भारत आज़ाद होता है तो उसी वर्ष इसका निर्माण भी होता है, 1947 में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको फरीदाबाद से रिलेटेड याद रख लेनी है। अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न में, राज्य का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो वह है आपका कमल। देखिए, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ कोलेक्ट हो जाते हैं। क्या क्या कि एक तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमारा राजकीय पुष्प यानी राजकीय फूल कौन सा है? तो कमल। अगर मैं करूँ नेशनल लेवल की यानी कि राष्ट्रीय लेवल की, तो वह उस पर कौन सा, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो कमल के निशान पर ही आप बटन दबाइएगा। कैसे? क्योंकि देखिए, कमल कमल एक पार्टी का निशान है, बीजेपी का, तो वही है अभी हरियाणा के अंदर। तो इस वजह से राज्य का राजकीय पुष्प क्या हो गया? कमल। और अभी नेशनल लेवल पर पूरे भारत में कौन से है? तो वह भी आपकी क्या है? कमल। कमल पार्टी है ना। तो उस प्रकार से जस्ट फॉर ट्रिक, ठीक है, उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फल की, तो फल बताइए कि राजकीय फल कौन सा है? तो कौन सा है बताइएगा। हाँ, अगर मैं राष्ट्रीय की बात करूँ कि राष्ट्रीय फल कौन सा है यानी पूरे नेशनल लेवल पर, तो वह है आपका आम। इसके साथ साथ हम कुछ और भी कर लेते हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रीय वृक्ष की अगर मैं बात करता हूँ, एक राष्ट्रीय वृक्ष और एक राजकीय वृक्ष। देखिए, राष्ट्र बड़ा होता है या राज्य? तो राजकीय, तो राष्ट्र बड़ा होता है, राज्य छोटा होता है। तो हम पहले बड़े के साथ जाएंगे। तो जो बर्गर है वह नेशनल लेवल पर खाए जाने वाले स्ट्रीट फूड है। बर्गर से आपको याद रख लेना है बरगद।
ठीक है, बर्गर से बरगद, तो बरगद हो गया राष्ट्रीय, और जो दूसरा बचा हुआ है कौन सा आपका पीपल, तो पीपल हो जाता आपका राज्य, मतलब राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया पीपल। अगर हमने कमल की भी बात कर ली, अगर मैं पशु की बात करता हूँ तो आपका हो जाता है, देखिए पशु और पक्षी हरियाणा के दोनों, इनमें आपको एक वर्ड तो कॉमन मिलेगा, काला, काला, ठीक है। काला क्या, अगर पशु की बात करता हूँ तो काला हिरण, अगर पक्षी की बात करता हूँ तो काला तीतर, लेकिन काला दोनों में मिलेगा। अगर मैं राष्ट्रीय लेवल पे बात करता हूँ तो बताइए, तो मोर है हमारा पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, और हरियाणा का क्या है आपका काला तीतर। अगर काला हिरण की बात करूँ वह क्या है, राजकीय पशु है, लेकिन राज्य जो राष्ट्रीय पशु है वह है आपका बाघ, है ना। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, कुश्ती और कबड्डी में भी काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो राजकीय खेल है जो हरियाणा का वह है आपका कुश्ती, कबड्डी नहीं है भैया, कुश्ती, कुश्ती जिसको आप रेसलिंग बोलते हो। लेकिन अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ तो इन दोनों में से कोई ना होकर हॉकी है हमारा, ठीक है, हॉकी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। लाल जंगली मुर्गा के लिए हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर रहेगा कालेसर। देखिए हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क हैं, कौन कौन सा, एक तो आपका गुरुग्राम में, बताइए कौन सा, सुल्तानपुर, और दूसरा आपका कालेसर। तो यह दोनों चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है, 2 हैं, दोनों के आपको नाम का पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं कालेसर की बात करता हूँ कि कालेसर के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले अगर आ जाए कि लाल जंगली मुर्गा वह है कालेसर में है आपका, ठीक है। भौंकने वाले हिरण कहाँ पर है, वह भी आपका कालेसर में है, और चितकबरी बिल्लियाँ वह भी आपका कालेसर में है। तो 3 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। ये कालेसर है कहाँ पर सर, यमुनानगर के अंदर है, ये सबसे बड़ा है ये, क्योंकि 2 ही हैं, पहला कौन सा आपका सुल्तानपुर और दूसरा कौन सा आपका कालेसर। तो दोनों में सुल्तानपुर छोटा है और कालेसर आपका बड़ा है। 11,570 एकड़ पर है ये, और 2003 के अंदर इसको बनाया गया था। तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क आपके कितने हैं हरियाणा के अंदर, 2, कौन कौन से, सुल्तानपुर जो कि गुरुग्राम में है, कालेसर जो कि आपका यमुनानगर में है। चलिए अगले प्रश्न पर, बाबा फल्गु ऋषि का मेला कहाँ पर लगता है, यहाँ लगता वर्ड है ये। तो फरल गांव है एक जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। पुंडरी, अगर आपने कभी नाम सुना हो, पुंडरी की एक विधानसभा सीट भी है, और इसका लगभग 30 साल से रिकॉर्ड रहा है हरियाणा के अंदर कि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार ही बनते हैं, यानी कि यहाँ पर ना तो कांग्रेस जीतती है, ना ही बीजेपी, ना ही कोई अदर पार्टी जीतती है, यहाँ पर कोई ना कोई हर बार आज़ाद उम्मीदवार जीतता है। लेकिन अब की बार इस सीट ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2024 में, क्योंकि अब की बार कौन जीता है यहाँ से, बीजेपी पार्टी यहाँ से जीती है, ठीक है। पुंडरी से ये 8 किलोमीटर है, कहाँ पर है, कैथल के अंदर, बाबा फल्गु ऋषि के नाम पर इसको मनाया जाता है। जो आपका ये फरल का मेला है 2015 में इसका आयोजन हुआ, पहले 2012 में, फिर 2015 में, और फिर 2018 में। 2018 के बाद अब तक, अभी हम 2025 में आ चुके हैं, अब तक इस मेले का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन 2027 के अंदर इस मेले का आयोजन होगा। तो यह एक जो मेला है, एक प्रकार से आप इसको बिल्कुल बहुत बड़ा एक विशाल मेला मान सकते हो, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग भी आते हैं। तो बात हुई है कैथल की, तो कैथल की स्थापना होती है 1979 के अंदर। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए। देखिए कैथल के अंदर जो आपके नवग्रह कुंड है, नवग्रह मतलब कि 9 ग्रहों के नाम पर जो कुंड है वह भी आपके कैथल के अंदर है, लेकिन इनमें से अभी 4 या 5 ही बड़ी मुश्किल से बचे हैं, बाकी सभी की आपकी समाप्ति मतलब खत्म हो चुके हैं। जो आपकी बेगम रजिया सुल्तान हुई है, बेगम रजिया सुल्तान, उसका जो उसकी डेथ हुई है वह भी आपकी कैथल के अंदर ही हुई है। डेथ कैसे हुई थी, उसको मार दिया गया था, उसको और उसके पति अल्तुनिया को, ठीक है। तो उनको दोनों को मार दिया गया था, कब, 1240 के अंदर उनको मारा गया था, और इसी वजह से जो उसका मकबरा है वह भी कैथल के अंदर ही है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या खास बातें हैं कैथल की, हाँ, हनुमान नगरी, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, वानर नगरी या हनुमान नगरी किसको बोला जाता है, कैथल को बोला जाता है। चलिए फिल्म चंद्रावल में मुख्य अभिनेता कौन थे, तो जगत जाखड़ थे। अगर हम फिल्म चंद्रावल की बात करते हैं तो 1984 में ये हरियाणा के अंदर यह मूवी बनी थी, और अब तक इस मूवी को बने हुए तकरीबन 40 से 41 साल हो चुके हैं। 2024-25 की बात कर रहा हूँ, अगर आप आगे वीडियो देख रहे हो तो और भी ज़्यादा हो चुके होंगे। लेकिन क्या है, इस फिल्म जैसी हरियाणा में दोबारा कोई फिल्म नहीं बनी है। जगत जाखड़ इसमें क्या थे, मुख्य जो आपको एक्टर जिसको आप बोलते हैं अभिनेता थे, और उषा शर्मा इसमें मुख्य अभिनेत्री थी। यह इन दोनों का आपको पहले बात तो नाम पता होना चाहिए। चंद्रावल कब लॉन्च की गई थी, 1984 में, और यह हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी। क्या इससे पहले कुछ मूवी आई थी, हाँ, अगर हरियाणा की एक शॉर्ट मूवी की बात करता हूँ मैं, तो हरियाणवी लैंग्वेज में कौन सी थी, वो थी आपकी धरती,
धरती, धरती कब आती है आपकी 1968 में, 1968 में आती है। ठीक इसके बाद 2 साल के बाद यानी कि आपकी 1970 में आती है हरफुल सिंह जाट जुलानी। तो अगर आ जाए कि हरियाणा की पहली सोल्ट मूवी, तो धरती अगर आ जाए हरियाणा की पहली मूवी तो 1970 में आई थी, कौन सी आपकी हरफुल सिंह जाट जुलानी। लेकिन अगर हरियाणा की पहली सफल फिल्म पूछा जाए तब आपकी कौन सी रहेगी, चंद्रावल रहेगी। 1984 में इसको बनाया गया था। और अगर पूछ लिया जाए कि पहली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म, नेशनल लेवल का अवार्ड पहली फिल्म ने जीता था, तो वह आई थी आपकी 2000 में, जिस फिल्म का नाम था लाडो। ओके, और इसके बाद अभी 2022, आई थिंक 22 या 21 में, हाँ 22 की ही शायद बात है, पंडित लक्ष्मीचंद जी के कैरेक्टर पर फिल्म बनी है, उनकी पूरी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनी है, यशपाल ने बनाई है वो, जो आपके यशपाल शर्मा कहाँ से, आपके हिसार से है। चलिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। लेकिन पहले इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में की गई थी, लेकिन 1955 में इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, आपका करनाल के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया। करनाल कब बना था, जब हरियाणा का गठन हुआ 1966 में ही बन गया था। करनाल को पेरिस भी कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। लिबर्टी सूज यहीं पर है, धान का कटोरा इसी को बोला जाता है, कर्ण नगरी यही है, तराइन के युद्ध इसी में हुए हैं। तो यह सब बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ, तो 1970 में होता है हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन। और एक खास बात जो कि क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो तत्कालीन सीएम, मतलब कि जो उस टाइम पर सीएम होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, वही हरियाणा साहित्य अकादमी के चेयरपर्सन भी होंगे। अभी कौन है, नायब सिंह सैनी। तो इस वजह से अभी के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे आपके नायब सिंह सैनी। कब गठन हुआ था, 1970 में इसका गठन हुआ था। इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है, हिंदी की इसकी मुख्य पत्रिका होती है, हिंदी की। और क्या नाम है उसका, हरिगंधा, ठीक है, हरिगंधा। एक आपको हरिप्रभा भी मिलेगा, नहीं, आपको हरिगंधा के साथ जाना है। पंजाबी की कौन सी आपकी मुख्य पत्रिका रहेगी, शबद बूंद। तो छोटी छोटी जानकारी हैं जो कि आप अगर एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ोगे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हरियाणवी सांग है या हरियाणा का सांग, उसकी जड़ किस पुराण में मिलती है, तो हरिवंश पुराण है, उसमें हमें इसकी जड़ मिलती है। शुरुआत किसने की थी, किशन लाल भट्ट ने की थी इसकी, ठीक है, किशन लाल भट्ट। कहाँ से थे ये, मेरठ से थे। तो किशन लाल भट्ट को जनक भी माना जाता है इसका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है, मणि माजरा है ये, कहाँ पर, पंचकूला आई थिंक। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मणि माजरा आई थिंक सेक्टर 2 में है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी देवीलाल थे। इनको ताऊ की उपाधि दी गई है, जननायक की इनको उपाधि दी गई है। और भारत के उप प्रधानमंत्री पर ये रहे हैं 1989 से 1991 तक, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। इनको वैसे नियुक्त किया गया था, उस टाइम पे चुनाव नहीं हुए थे। तो जो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री हुए हैं राव वीरेंद्र सिंह, इनके लिए चुनाव हुए थे और यह खुद की पार्टी से जीते थे, क्षेत्रीय पार्टी से। तो इसी वजह से प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी यही हो जाते हैं। इनकी पार्टी का क्या नाम था, विकास हरियाणा पार्टी, ठीक है, विकास हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी। मैंने विकास क्यों बोल दिया था, क्योंकि एक बनी है हरियाणा विकास पार्टी, दोनों नाम एक जैसे हैं क्योंकि दोनों में हरियाणा और एक में विशाल, दूसरे में विकास। तो हरियाणा विकास आए तो आपका चौधरी बंसीलाल, और विशाल हरियाणा आए तो आपका राव वीरेंद्र सिंह। तो दोनों चीज़ें हैं। विकास को कैसे याद रखोगे, जो आपका चौधरी बंसीलाल है वह विकास पुरुष हैं, तो इस वजह से ही उन्होंने विकास पार्टी का गठन किया होगा। ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हो। जो आपका कोयल कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर है, कोयल कैथल, दोनों में को और लय, यह एक समान दिख रहा है। तो कोयल कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर है, कैथल। कैथल के अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए ही हैं कि 1989 में बनाया, हनुमान नगर इसको बोलते हैं, वगैरह वगैरह। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है उसमें अकबर की तरफ से कौन लड़े थे, देखिए क्वेश्चन पूछा पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में है, लेकिन घुमा फिरा कर पूछ लिया। तो हमें पता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1556 में, 1556 में हुई थी। और किस किस के बीच, मुगलों के, एक तरफ से मुगल थे कौन, अकबर थे, और दूसरी तरफ से थे आपके कौन थे, बताइए, हेमू। देखिए जो हेमू थे वो एक हिंदू सम्राट थे, और ये क्या थे, अकबर मुस्लिम। तो मुस्लिम हो गए आपके अकबर यानी कि मुगल, और ये थे हिंदू सम्राट। और यह भी पूछ लिया जाता है कि अंतिम हिंदू सम्राट आपके कौन थे, हेमू थे। जो आपके अकबर हैं उस टाइम पे काफ़ी छोटे थे, 15 से 16 साल के थे। तो इस वजह से उनकी तरफ से आपके बैरम खां लड़ते हैं, और बैरम खां
इस युद्ध को जीत जाते हैं और हेमू हार जाता है और हेमू की गर्दन को अलग कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा। ठीक है। और अकबर किसके पुत्र थे? हुमायूं के। हुमायूं किसके पुत्र थे? बाबर के। तो बाबर ने ही 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। तो 1526 से और 1530 तक यह 4 लड़ाइयाँ लड़ते हैं और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन? बाबर। कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे पहले 1526 आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप नोट कीजिए कि पानी पिया। पानी पिया मतलब कि पानीपत का युद्ध। उसके बाद बाबर ने खाया खाना। खाना यानी कि खानवा का युद्ध। उसके बाद चांदनी रात में यानी चंदेरी, चांदनी चंदेरी, चांदनी रात में घर चला गया। घर मतलब कि घाघरा। तो घाघरा का युद्ध यह क्रोनोलॉजिकल काल में हुए हैं। पहला पानीपत का 1526 में, इसके बाद 1527 में खाना खाया, उसके बाद 1528 में चांदनी रात में, और 1529 में घर चला गया। तो घाघरा का युद्ध। तो 4 युद्ध हुए, चारों में बाबर जीता और इसी वजह से शायद बाबर का इतना नाम हुआ उस टाइम पे। 1530 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हुमायूं आते हैं और उसके बाद फिर अकबर आते हैं। तो अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई को लड़ा था। चलिए, अगर हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा में अभी कितने सीट रिजर्वेशन के अंतर्गत आती है, तो 17 सीटें हैं। अभी कितने हैं? कुल 90 सीट। इसमें से क्या है? 17 आरक्षित सीटें हैं। 1966 में कितनी सीटें थी? 54। और आरक्षित कितनी थी? 10 सीटें। इतनी बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। चलिए, हमारे कुछ और प्रश्न बचते हैं कि वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा है। कैसे याद करोगे? देखिए, कृषि कौन करता है? किसान। किसान कहाँ जाते हैं? अपनी धान कटने के बाद या धान कटने से पहले श्याम बाबा के पास जाते हैं, खाटू श्याम के पास। तो वैसे याद कर लीजिएगा कृषि और श्याम को, दोनों को। वैसे मैंने हर एक मंत्री और मंत्रालय की ट्रिक पहले ही इस यूट्यूब चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिया, जिस पे लगभग अभी तक 50,000 व्यूज आ चुके हैं। और हर एक कैंडिडेट यही बोलता है कि सर वाह, मज़ा आ गया, शायद ही ऐसा किसी ने करवाया होगा। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। जस्ट आप डाल दीजिएगा हरियाणा का वर्तमान मंत्रिमंडल बाय द टीचर्स, उसको भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, यमुना नदी की कुल कितनी लंबाई है? मैंने कुल लंबाई पूछा है, ना कि हरियाणा में। तो कुल लंबाई आपको याद रख लेनी है 1375। देखिए, यमुना नदी के बारे में आज थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। जो आपकी यमुना नदी है वह हरियाणा के अंदर 320 किलोमीटर बहती है, सबको पता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करती है, सबको पता है। लेकिन इसकी टोटल लंबाई 1375 किलोमीटर है, यह काफ़ी कम लोगों को पता होगा। और यही यमुना नदी आपकी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। अगर पूछ ले जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो वह रहेगी आपकी गंगा नदी। अगर पूछ ले जाए कि हरियाणा की सबसे लंबी नदी, तो वह रहेगी आपकी यमुना नदी। ठीक है। अगर आपके पूछ ले जाए कि पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, तो वह रहेगी आपकी नील नदी। तो यह 3 की 3 नदियों के फैक्ट आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। बात आती है यमुना नदी की, तो हरियाणा में 320 किलोमीटर तक बहती है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम, लगभग आपकी 228 के आसपास, 228 किलोमीटर की आई थिंक वो दूरी है। तो चलिए, हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं 320 किलोमीटर। इसको आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो 228 वाला फैक्ट है वो कुछ और था। तो चलिए, इसको मैं फिर कभी बाद में करवा दूंगा। एक ममता सोदा करके है कोई लेडीज, इन्होंने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो 2010 में किया था। किसने? ममता सोदा ने 2010 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, कहाँ से है ये? कैथल से है इन्होंने, और इनके पति ने भी। इनके पति ने शायद बाद में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, और इसी वजह से पुलिस विंग में, पुलिस विभाग में इनको डीएसपी का पद भी सौंपा गया था, और कुछ पैसे भी जितने दिए जाते हैं वह भी इनको दिए गए थे। किसकी बात कर रहे हैं? ममता सोदा की हम बात कर रहे हैं, जो कि कैथल से है। हाँ, इसी के साथ साथ एक और फैक्ट याद रख लीजिएगा। जो आपकी अनीता कुंडू है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से है, उन्होंने क्या किया है कि वो माउंट एवरेस्ट पर नेपाल और चाइना दोनों रास्तों से वह चढ़ी हैं। तो यह भी आपको पता होनी चाहिए। और इससे पहले संतोष यादव का आपको नाम इस वजह से याद रखना है क्योंकि 1991-92 में लगातार 2 साल 10 मई 1991, 10 मई 1992 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इस वजह से यह हरियाणा की प्रथम ऐसी लेडी हैं जिन्होंने लगातार की अगर बात कर ली जाए तो संतोष यादव, दोनों तरफ से अगर बात कर ली जाए तो आपका अनीता कुंडू, और ममता सोदा आपकी कैथल से है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम था? तो आपका गुरुग्राम। याद कैसे रखोगे? जब हम 2011 के डेटा को बढ़ते हैं तो गुरुग्राम क्या आता है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और उसी के अंदर यह पाया गया कि सबसे कम लिंगानुपात है। तो हम क्या समझे कि भाई पढ़े लिखे लोग ही लड़कियों की डेथ कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है, ट्रिक बना लीजिएगा। और हमने 2011 के डेटा में देखा, जो आपका मेवात है वहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 907 था। किसका?
मेवात का, और 854 था गुरुग्राम का, और हरियाणा का कितना था साहब 879। तो यह 3 डेटा है जो कि आपको पता होनी चाहिए। बात आती है 2011 की, तो 2011 के अकॉर्डिंग एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा, सबसे छोटा जिला आपका फरीदाबाद, ठीक है। लेकिन जनसंख्या की बात करो तो फरीदाबाद सबसे बड़ा और पंचकुला सबसे छोटा। तो इसी वजह से जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है आपका फरीदाबाद का, कितना है 2442, यानी 2442, दोनों को एक दूसरे को उल्टा कर दीजिएगा। और सबसे कम क्षेत्रफल 303 के आसपास है, शायद 300 प्लस है, वह आपका रहेगा सिरसा, ठीक है सिरसा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम। हरियाणा धरोहर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है आपके हरियाणा धरोहर। और कहाँ पर? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है ये। धरोहर मतलब क्या? जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारा पुराना कल्चर है, जो हमारे पूर्वज बुजुर्ग रहे हैं, तो वह सभी कुछ आपको वहाँ का कल्चर उस टाइम पे क्या चीज़ें होती थी, आज इतने डेवलप्ड हरियाणा हो चुका है, तो क्या क्या चीज़ें कहाँ से हमारे रूट्स रहे हैं, किस प्रकार से वो हमने कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो हाथों से चीज़ें बनाते थे, खेती करते थे, वह तमाम प्रकार की चीज़ें धरोहर में हैं। तो अगर आपके भी घर में कोई बुजुर्ग है तो उसको ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को देखकर अपने पुराने टाइम को याद करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। हाँ, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आपको भी मस्ट है कि आप भी देखिए, हमारे कल्चर को पहचान उसकी जरूर कीजिए। कुरुक्षेत्र के अंदर है, कहाँ पर है साहब? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1956 में, और हरियाणा में बनने वाला पहला विश्वविद्यालय, पहली यूनिवर्सिटी थी ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी नींव रखते हैं, और 1976 में MDU बनता है, जिसको आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो कि रोहतक के अंदर है। तो ठीक इससे 20 साल के बाद बनता है, और 1976 में ही रोहतक के अंदर ही मई की शायद डेट है वो, एक आकाशवाणी केंद्र खोला जाता है। अभी कितने हैं? 3 हैं। तो 3 है, लेकिन पहला कब खोला गया था आपका रोहतक के अंदर, फिर आपका 1991-92 के आसपास कुरुक्षेत्र में, और फिर 1999 में हिसार में खोला गया था। और जो आपका 3 वाला डेटा है, तो आप इसको 3 चीज़ें आपको करवा दूंगा 3 वाले डेटा से। एक तो 3 हरियाणा के अंदर आकाशवाणी केंद्र है, दूसरा एक ट्राई सिटी है जिसके अंदर 3 सिटी हैं, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, जिसको PCM बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उस प्रकार से याद कर लीजिएगा, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। और तीसरा आपका कि हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। तो इतनी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो सर सादीलाल थे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपके काफ़ी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 1919 के अंदर लाहौर, देखिए जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे, अलग अलग नहीं हुए थे, तो लाहौर हाई कोर्ट के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था, हाई कोर्ट, ठीक है। तो कहाँ पर था ये? लाहौर के अंदर था, और उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो लाहौर के अंदर था ये, ठीक है सर। और तब इसके क्या हुए थे? प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे सर सादीलाल, ठीक है। और फिर 1947 में क्या हो गया, जब भारत आज़ाद हो गया, मतलब अलग भी हो गया था साथ में पाकिस्तान से, पाकिस्तान इनफैक्ट अलग हो गया था भारत से, तो उस टाइम पे थे सर रामलाल। और 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, तब थे इसके मेहर सिंह। याद कैसे रखोगे? देखिए पहले पहले होती है शादी, तो उसके बाद इंसान बोलता है हे राम ये क्या हो गया, कुछ तो मेहर करो, तो तीसरे नंबर पर है मेहर। क्रोनोलॉजिकल यानी कि क्रमानुसार आप अगर इनको लगाएंगे कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे। वर्तमान की अगर बात कर रहे हैं यमुना नदी के किनारे, ठीक है। जो आपकी सरस्वती नदी है यह विलुप्त हो गई थी, लेकिन बहुत सारी खुदाई करने के बाद मुगालावली ऐसा करके कुछ गांव भी है, मुगलावली, जो आपकी यमुनानगर में है, उसके बाद अब इसके कुछ रूट्स मिले हैं, जो कि अब इस नदी पर अच्छा उत्खनन कार्य चला हुआ है। बात करते हैं 1014 में किस शासक ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था, और यह बहुत सारी यहाँ से चीज़ें भी ले गया था। देखिए बात आती है, बहुत सारे कैंडिडेट भूल जाते हैं कि सर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी क्या यह एक ही थे, अलग अलग थे? कैसे याद रखें? तो बता दूं, यह 2 शासक थे। एक 1014 में जिसका पूरा वर्णन आपको मिलेगा देखने को, दूसरा 1191 में और 1192 में। लेकिन सर याद कैसे रखें? आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। देखिए मोहम्मद और मोहम्मद यह तो आप एक जैसे ही लगते हैं। बात करते हैं गजनवी और गोरी की। देखिए पहले आपको गजनी लगानी पड़ेगी भाई, तभी तो आप गोरे होंगे, है ना। पहले गजनी लगानी पड़ेगी, मुल्तानी मिट्टी वगैरह, तो उसको गजनी बोलते हैं। बाद में ही तो आप गोरे होंगे। तो गोरे कब होंगे? बाद में। तो गोरी कब आया? बाद में। मोहम्मद गजनवी था ये जिसने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था। और थानेसर हमारी राजधानी भी रही है किसकी? बताइए। आपके हर्षवर्धन की। आपके हर्षवर्धन की क्या रही है?
ये है आपकी, यह है अंतिम हिंदू सम्राट थे। अगर उत्तरी भारत की मैं बात करता हूँ तो क्या थे आपके ये, थानेसर इनकी राजधानी, तो यहीं पर आक्रमण किया था, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि जो आपके हर्षवर्धन है उनका टाइम पीरियड था 606 से और 647 तक। फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद आपके 712 में मुस्लिम आक्रमण होते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत आती है, उसके ठीक बीचों बीच है ये 1014, ये मतलब बाद की बात है ये। चलिए, और जो गोरी है उसका आपको 1191 और 92 में आपको जिक्र देखने को मिलेगा। जो आपके त्राइन के युद्ध हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ये बाद वाले मोहम्मद गोरी इसमें जीत जाते हैं, पहला मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। और इसके बाद ही, इसके कुछ समय के बाद 17-18 साल के बाद क्या होता है, 1206 में आपकी, इनफैक्ट 12-13 साल के बाद होती है आपकी क्या, जो आपका गुलाम वंश की स्थापना यहीं से होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में जो लाल मस्जिद का निर्माण करवाया वह किसने करवाया था? तो वह मुस्लिम शासक थे। कौन थे? अकबर। अकबर के ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं अकबर के बारे में। तो 1570 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। लाल मस्जिद है जो कि आपकी रेवाड़ी के अंदर है। इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए, जैसे कि एक तो दास प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया था। पहले दास प्रथा होती थी तो इसका इन्होंने अंत कर दिया था। देखिए, तीर्थ कर लिया जाता था, जो भी तीर्थ पर जाता था स्नान करने के लिए, देखने के लिए, जिसकी श्रद्धाएं जुड़ी होती तो उनसे वहाँ का तीर्थ कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, तो वो हटा दिया गया था। और एक जजिया कर था उसको भी हटा दिया था। यह जजिया कर क्या था? एक धार्मिक कर था जिससे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम में जनता से वसूल किया जाता था, तो इसको भी हटा दिया गया था। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जींद का विद्रोह कब हुआ? तो 1814 में हुआ था। किसने के लीडर कौन थे वहाँ पर उस टाइम पे? प्रताप सिंह थे। तो हरियाणा के अंदर छछरौली का, कैथल का, जींद का, लाडवा का कुछ ऐसे विद्रोह भी हुए हैं, जिसके ऊपर आई थिंक मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिएगा। डेट और नेतृत्व किसने किया और कहाँ का वो विद्रोह था। काफ़ी छोटी वीडियो है, काफ़ी अच्छा लेक्चर है, उसको मिस मत कीजिएगा। हरियाणा में पहली ट्रेन कहाँ पर और कब चली? तो 1873 में चली थी रेवाड़ी तक। रेवाड़ी तक ये ट्रेन चली थी 1873 में। और 1893 में, ठीक इसके 20 साल के बाद, यहाँ इसी स्थान पर मतलब रेवाड़ी में ही इसका म्यूजियम बना दिया गया। किसका? रेलवे का। लेकिन अगर पूछ ले जाए रेलवे वर्कशॉप, वह रहेगी आपकी जगाधरी के अंदर। जगाधरी कहाँ पर है? आपका यमुना नगर के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लें आपका सबसे बड़ा जंक्शन, वह भी आपका रेवाड़ी रहेगा। अगर पूछ ले जाए जो आपकी कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती है, वह कब? उसका एग्रीमेंट हुआ था 1891 में, लेकिन 1898 से वह रेगुलरिटी चलाई जा रही है। देखिए, कालका, कालका एकमात्र रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसको राष्ट्रीय स्मारक में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो इतनी बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी कब हुई थी साहब? 1914 से 1918 तक हुई थी। तो अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, पहले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरियाणा के किस जिले से सबसे अधिक सैनिक भर्ती हुए थे? यह क्वेश्चन काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोहतक एक ऐसा जिला है जहां से हमारे उस भर्ती के लिए काफ़ी सारे सैनिक भर्ती हुई थे, मतलब उस युद्ध के लिए। तो 22,144 के आसपास वो सैनिक थे और सर छोटू राम ने इनको सपोर्ट किया था। लेकिन जो पंडित नेकीराम है, जिसके नाम पर 1926-27 में एक नेकीराम कॉलेज भी खुला है, कहाँ पर? रोहतक के अंदर। और 1943-44 के आसपास उसको थोड़ा बड़ा भी डेवलप कर दिया गया था, तो या फिर किसी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया गया होगा उसको। तो फिर क्या किया गया था? पंडित नेकीराम ने इसका विद्रोह किया था, लेकिन सर छोटू राम ने बोला था कि हाँ, हमें साथ देना चाहिए। 22,000 से ऊपर सैनिक थे। जो आपकी जमींदार या जमींदारी लीग की स्थापना है वह किसने की है? सर छोटू राम ने की है 1924 में। और 1923 में इन्होंने एक यूनियनिस्ट पार्टी का गठन भी किया था। और इनका जन्म कब होता है? 1881 में इनका जन्म होता है। 1916 में ये क्या करते हैं? जाट गजट के नाम से एक अखबार है जो कि रोहतक से ही ये निकालते हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कर्ण झील, ये कर झील नहीं कर्ण झील है, कहाँ पर है? ये करनाल में। करनाल की स्थापना कब होती है? 1966 में होती है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है, यानी जब इसका जिला बना दिया जाता है, ये गठन के समय ही। पेरिस हरियाणा का बोलते हैं, सबसे ज़्यादा धान होती है, वगैरह वगैरह ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिए। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? मैंने आपको 3 तिगाड़ा से एक ट्रिक करवाई थी, तो कितने हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। एक आपका कहाँ पर है? पीपली के अंदर भी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर है पीपली।
एक आपका भिवानी के अंदर और एक आपका रोहतक के अंदर। चलिए, हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सा तेल प्राप्त कर सकते हैं? तो तारपीन का तेल प्राप्त कर सकते हैं शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं कहाँ? ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ, यानी कि आपका पंचकुला की तरफ। पंचकुला में सबसे ज़्यादा जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? आपकी मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स बोलते हैं, वहाँ पर है ये। क्रोह नाम से, क्रोह उस चोटी का नाम रखा गया है। 1514 मीटर की वह चोटी है। अगर मैं बात करता हूँ अरावली की पहाड़ियाँ, वह कहाँ पर है? दक्षिण हरियाणा में है। तो उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपकी डोसी की पहाड़ियों में। 642 मीटर या 652 मीटर आपको इन दोनों में से एक देखने को मिलेगा। कहाँ पर है डोसी की पहाड़ियाँ? नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, लेकिन अरावली का गोल्फ मैदान सबसे ऊपर हमने किया था, जो कि आपका फरीदाबाद के अंदर है। तो चलिए, हमारे 5 या 6 प्रश्न और बचते हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है, तो गेहूं होती है। लेकिन बहुत बार आपने यह भी देखा होगा कि सर धान होती है। हाँ, लेकिन देखिए, जो आपकी गेहूं है वह आपकी सिरसा में भी होती है, महेंद्रगढ़ में भी होती है, पंचकुला में भी, और आपकी पलवल और मेवात में भी। मैंने चारों जगह का नाम क्यों लिया? क्योंकि इनमें चारों में धान नहीं होती, क्योंकि हरियाणा के जो राजस्थान के टच करते इलाके हैं उनमें धान या तो होती नहीं या बहुत कम होती है। बाड़ी और बाजरा, सरसों, ऐसे वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। तो इसी वजह से, लेकिन गेहूँ हर एक जगह होती है। उस तरफ क्यों नहीं होती ज़्यादा धान? क्योंकि वहाँ पर पानी की काफ़ी कमी है, राजस्थान वाले क्षेत्रों में हरियाणा की। मसाले की अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर हल्दी का उत्पादन किया जाता है। और अगर सब्जियों की बात करें तो आलू, आलू हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं या बोए जाते हैं? तो कुरुक्षेत्र, और शकरकंदी भी कुरुक्षेत्र। दोनों के जवाब आपको एक जैसे ही लगेंगे। हर घर हरियाली योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका मुख्य काम क्या था? जो आपकी हरियाली है, जो आपके वन है, उनको बढ़ावा देना था। हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। निर्वाचित और एक होता है मनोनीत, दोनों में फर्क क्या है अभी बता देता हूं। मनोनीत का मतलब होता है जो कि आप मनोनीत के लिए वोटिंग नहीं होती, उनको डायरेक्ट चुन लिया जाता है। निर्वाचित यानी कि उसके लिए वोटिंग होती है। तो पहले जो निर्वाचित यानी जिसके लिए वोट डाले गए वो थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं। 1966 में हरियाणा अलग होता है किससे? पंजाब से। तो उस टाइम पर जो हमारे पहले मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा। इसको बीडी शर्मा भी बोल देते हैं। यह उस टाइम पे क्या थे, जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया, तब जो सरकार थी, यानी तब हम भी पंजाब का ही एक हिस्सा थे, तब जो सरकार वहां पर काम कर रही थी, तो उसी सरकार में एक एमएलए के पद पर कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो ये हरियाणा की तरफ आ गए, हरियाणा से इनका संबंध था, तो इस वजह से इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन जस्ट 8-7 महीने काम, आई थिंक 10 महीने काम करने के बाद फिर चुनाव होते हैं, तो आपके चुनाव जीत जाते हैं राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह की खास बात सुनिए, इन्होंने क्या किया? एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है, विशाल हरियाणा पार्टी। और यह एकमात्र अब तक के हरियाणा के इतिहास में एक ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ बनने के 5 महीने के अंदर, 5 महीने हुए थे इस पार्टी का गठन हुए को, तो यह चुनाव लड़ते हैं और यह पार्टी अपना मुख्यमंत्री दे देती है। कौन थे वो? राव वीरेंद्र सिंह। और इससे पहले कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। जो आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा यानी कि आपके बीडी शर्मा थे, वह जीतते हैं आपके कांग्रेस पार्टी से, लेकिन यह जीतते हैं आपके विशाल हरियाणा पार्टी से। यानी कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हुए? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया तो वो भी आपके राव वीरेंद्र सिंह। खुद की पार्टी से सबसे पहले जीतने वाले मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पहले हरियाणा के जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं जस्ट 13-14 दिनों के लिए, तो वह कौन थे? आपके राव वीरेंद्र सिंह। 10 मार्च से और 23 मार्च तक यह रहे थे। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, दूसरे आपके राव वीरेंद्र सिंह, और तीसरे फिर बनते आपके बंसीलाल। बंसीलाल के ऊपर तो एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, तो उनकी तो एक गाथा ही अलग है। सबसे ज़्यादा बार बनने वाले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हरमिंदर सिंह चड्ढा या हरविंदर सिंह चड्ढा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चड्ढा साहब थे ये, और राव वीरेंद्र सिंह पहले अध्यक्ष थे। अगर मैं मेल पर्सन की बात करता हूँ, हरियाणा की पहली महिला सांसद ये कौन थी? तो ये थी आपकी चंद्रावती। तो चंद्रावती कहाँ से संबंध है इनका? चरखी दादरी, जो आज का वर्तमान चरखी दादरी है, वहाँ से इनका संबंध था। तो चलिए, इतने सारे प्रश्न, लगभग मैं ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन हमने 150 के आसपास या इससे भी ज़्यादा 200 के करीब हमने प्रश्न किए हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश द टीचर्स
हमेशा करता ही है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान, यही है द टीचर्स की पहचान। तो द टीचर्स के साथ आप लोग जुड़े हुए हो, आपका परिवार है और आप इतना सपोर्ट भी कर रहे हो, तो हमें तो इतना ही अच्छा लगता है कि हाँ, अगर हम किसी को अच्छे तरीके से पढ़ा सके, कंटेंट प्रोवाइड करवा सके, तो इससे ऊपर क्या ही हो सकता है। तो देखिए, द टीचर्स के अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ भी चुके हैं। द टीचर्स पर आपको हर एक दिन अच्छी अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कि आपको करंट के कुछ क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। हर एक दिन शाम को वहाँ पर एक क्विज भी होती है, आपका एग्जाम हो या ना हो, क्विज आपकी हर एक दिन होती है। कभी 10 प्रश्न पूछ ले, कभी 20-25 प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं। तो आपके प्रश्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट होते हैं, तो इस वजह से आपको वह क्विज भी अटेंड करनी चाहिए। आपको जितनी पीडीएफ है, जैसे कि एक ये है अच्छी सी पीडीएफ है, यह भी आपको वहीं पर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सभी नोट्स चाहे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो इस वजह से बोलता हूँ कि आप जुड़ जाया करो। हाँ, बेफालतू का वहाँ पर कोई मैटर शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी पूरी टीम ऐसी है जो कि आपको हर एक दिन अच्छा अच्छा, सुबह गुड मॉर्निंग, रात को शुभ रात्रि करके आपके साथ 24 घंटे कार्य करती है। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज है, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर हमने डायरेक्ट 2 कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप उन पर डायरेक्टली मैसेजेस भी कर सकते हो, चाहे आपको पीडीएफ लेनी हो, वीडियोज़ लेनी हो, जो भी आपका मैटर हो। तो आपको हर एक दिन पढ़ना पड़ेगा, आराम आराम से पढ़ना पड़ेगा। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एक दिन पढ़ते रहिए, हर एक दिन अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए, अगली वीडियो में आप जाएं उससे पहले आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पर दे के जा रहा हूँ कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम पर हरियाणा की कितनी सीटें थी। आज कितनी है? 90। तो लेकिन उस टाइम पर 1966 में कितनी सीटें थी, यह आपको बताना है।